नमस्कार मित्रों, एक बार से फिर आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए साथियों, हमारी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसको आज आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा अवध। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ लिया, इसके आगमन हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत किस तरह से आई। इसके बाद हमने क्या है, इससे पहले पुर्तगालियों को देखा कि पुर्तगाली भारत कैसे आए, इनका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, यह हमने देख लिया। इसके अलावा हमने क्या है, इनका बंगाल पे अधिकार देख लिया, हमने इनका पंजाब पे अधिकार देख लिया, हमने इनका मैसूर पे अधिकार देख लिया। ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं, अब तक इनको हम स्टडी कर चुके हैं। और एक बात बता दूं साथियों कि जो 2019 एचपीएस का एग्जाम हुआ था, इस इतने कंटेंट में से भी 2 प्रश्न आए हुए थे। देखिए साथियों, बहुत जल्द आपके सामने जो एचपीएससी का प्रीवियस एग्जाम है उनको लेके आपके सामने आएंगे, पर उससे पहले हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, अंग्रेजों के जब भारत में राज्य विस्तार की नीति का हम जिक्र करते हैं कि किस तरह से हुआ, तो हमने देखा बंगाल पे अधिकार किया, फिर पंजाब पे किया, फिर मैसूर पे किया। आज हम देखेंगे अवध के ऊपर इनका अधिकार किस तरह से रहा। और जब हम अवध को पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा इनके नवाब कौन कौन थे, किस नवाब ने कौन सी पॉलिसीज निकाली थी, उसको भी देखना पड़ेगा। और अंत में हम शाह वाजिद अली खां, कौन से? वाजिद अली खां, इनको देखेंगे और देखेंगे किस तरह से इसके बाद में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति देखेंगे, क्योंकि शाह वाजिद अली खान के शासनकाल के बाद 1857 का रिवोल्ट भारत में देखने को मिलता है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ शुरू कर देते हैं आज हम अवध को, कि अवध क्या है और किस तरह का ये राज्य रहा और अंग्रेजों ने किस तरह की नीति अपनाई, और यहां पे जो नवाब थे, नवाबों की किस तरह की नीति रही, जिसके कारण अवध का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अवध के मैं क्षेत्र की बात करूं, सबसे पहले इस क्षेत्र को देख लेते हैं। तो ये क्या है, बंगाल और एक तरफ मैसूर, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वो था अवध। यानी मैसूर साम्राज्य भी अवध को छूता था और बंगाल राज्य भी अवध को छूने वाला था। तो ऐसे में क्या है, जब बंगाल पे अधिकार हो गया, मैसूर पे अधिकार हो गया, तो बीच में एक कौन सा बच गया था, अवध बच गया था। यानी कि इसको क्या बोलते थे अंग्रेज, बफर जोन का नाम देते थे। और अंत में इनकी जो पॉलिसीज रही वो इसी बफर जोन के ऊपर अधिकार करने की रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नवाब। देखिए, अवध का जो क्षेत्र है, यहां पे नवाब होते थे। आपने बक्सर का युद्ध सुना होगा, त्रिगुट युद्ध, उसके अंदर भी हम क्या है, अवध के राजाओं या नवाबों की भूमिका पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शहादत अली खान। कौन? शहादत अली खान। देखिए, शहादत अली खान की बात करें तो ये क्या है, अवध के संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अवध के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन रहेंगे, शहादत अली खां क्या रहेंगे, इसके संस्थापक रहेंगे। और वहीं इनकी राजधानी की बात करूं, किसकी राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी क्या है, फैजाबाद। क्या देखने को मिलती है, फैजाबाद इनकी राजधानी देखने को मिलती है। ओके, 2 बातें मुख्य रूप से इनके बारे में जरूर रखनी है कि शहादत अली खां अवध के संस्थापक माने जाते हैं और इनकी राजधानी कौन सी थी, फैजाबाद इनकी राजधानी थी। ओके, इसके अलावा क्या है, 1720 में, कब, 1720 में जो मुगल बादशाह कौन, रंगीला जी थे। कौन? रंगीला। इन्होंने इनको क्या किया था, यहां पे सूबेदार नियुक्त करने का काम किया था। इनको क्या नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये डेट पूछ लेते हैं कई बार कि किस शासक ने
या किस मुगल बादशाह ने शहादत अली खां को सूबेदार नियुक्त किया था? तो 1720 में किसने किया था? मोहम्मद रंगीला, जो कि एक मुगल बादशाह है, इन्होंने क्या किया था? इनको सूबेदार नियुक्त करने का काम किया था। और वहीं बात करें तो 1722 में इन्होंने अवध को क्या करा दिया था? आजाद करा दिया था। अब देखिए, हम कह रहे हैं आजाद करवा दिया था, तो यहां आजाद का मतलब किससे है? इन्होंने मुगलों से आजाद करवा दिया था। देखिए, जो मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला इनको नियुक्त कर रहे हैं, इनके बाद क्या है, जस्ट 2 साल बाद ये क्या काम करते हैं? अवध को क्या करवा लेते हैं? आजाद करवा देते हैं। और 1723 में नई राजस्व नीति ये क्या करते हैं? लागू करते हैं। देखिए, नई राजस्व नीति का मतलब यह है कि अब से पहले 1722 से पहले अवध के अंदर जो कर वसूला जाता था या जो टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स किस आधार पे लेते थे? मुगल बादशाहों के अनुरूप। परंतु इन्होंने क्या काम किया? जैसे ही 1722 में अवध को आजाद करवाया, आजाद कराने के अगले ही साल इन्होंने क्या कर दी थी? अपनी नई राजस्व नीति को लागू कर दिया था। और 1739, कब? 1739 में ये क्या काम करते हैं? जहर खा लेते हैं। जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। और इसी के साथ क्या होता है? शहादत अली खां का क्या होता है? अध्याय समाप्त हो जाता है भारतीय इतिहास में। ओके, अच्छा, एक बात और याद रखना, बुहरान उल मुल्क, क्या? बुहरान उल मुल्क, ये क्या थी? इनकी उपाधि थी। देखिए, इतना ज्यादा एचपीएससी स्टेट पीएससी नहीं पूछते, परंतु जो सिविल एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कई बार कि जो शहादत अली खान है, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। इनको क्या मानते हैं? अवध का संस्थापक मानते हैं। राजधानी क्या कौन से बनाई थी? फैजाबाद बनाई थी। 1722 में रंगीला इनको नियुक्त करता है, 1722 में आजाद करवा लेते हैं, 1723 में नई राजस्व नीति लेके आते हैं और 1739 में क्या होता है? इनका जहर खा के ये क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, या इनकी ये स्वर्ग सिधार जाते हैं। ओके, अगले हैं सफदरजंग। कौन है? सफदरजंग। ये क्या होते हैं? शहादत अली खां के बाद अगले नवाब बनते हैं। 1739 से लेके 1754 तक ये क्या करते हैं? अवध के ऊपर राज करने का काम करते हैं। इनके शासनकाल के बारे में इतना ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि शहादत अली खान के बाद अगले नवाब कौन बनते हैं? सफदरजंग क्या बनते हैं? अगले अवध के नवाब बनते हैं। क्योंकि इन्होंने कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया, तो इसलिए इनके बारे में इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। परंतु इनके बाद जो आते हैं, सुजाउदौला, कौन है? सुजाउदौला, इनका समय आपको जरूर याद रखना है। 1754 से लेके कब? 1754, यानी जब इनकी मृत्यु होती है, ये अपने पद से हटते हैं, तो इसके बाद ये बनते हैं। और 1775 तक क्या रहते हैं? अवध के नवाब रहते हैं। अब देखिए, जो सुजाउदौला है, इनका शासनकाल भारतीय इतिहास की नजर से बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? एक तो 1761 पानीपत का युद्ध। कौन सा? पानीपत का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में होता है। और जब युद्ध होता है तो ये मोहम्मद शाह अब्दाली, कौन है? मोहम्मद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। तो इस नजरिए से भी क्या है? इनका योगदान माना जाता है। पूछ लेते हैं, 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? तो अवध के राजा सुजाउदौला ने, या नवाब सुजाउदौला ने इनका क्या दिया था? साथ दिया था। इसके अलावा क्या है? 22 अक्टूबर 1764 कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का। कौन सा? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में भी क्या होते हैं? भाग लेते हैं। एक तरफ बंगाल के नवाब होते हैं, साथ में सुजाउदौला अवध के नवाब होते हैं, और एक तरफ कौन होते हैं? मुगल बादशाह इसमें शामिल होते हैं। इसलिए बक्सर के युद्ध को क्या बोलते हैं? त्रिगुट। कौन सा बोलते हैं? त्रिगुट युद्ध बोलते हैं इसको। यानी 3 राजा एक साथ लड़े थे और इन तीनों की हार हो जाती है, और इस वजह से भारत के अंदर मुगलों का
अंत होना शुरू हो जाता है और अंग्रेजों की शक्ति का यहां पे विस्तार देखने को मिलता है। ओके, जब युद्ध में हारते हैं तो एक इनके बारे में संधि याद रख लेना, इलाहाबाद की संधि। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कौन करता है? तो इलाहाबाद की संधि भी कौन करते हैं? सुजाउद्दौला यहां पे इलाहाबाद की संधि करते हैं और 50 लाख रुपए, कितने? 50 लाख रुपए लेके अंग्रेजों से क्या काम करते हैं? जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र होता है, कौन सा? इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों क्षेत्र किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं। और ये देखा जाए तो ये संधि अवध नवाबों के लिए बहुत ही अपमानजनक रही थी, क्योंकि इलाहाबाद का क्षेत्र भी इनके हाथ से चला जाता है और कड़ा भी इनका क्या है? महत्वपूर्ण क्षेत्र है, दोनों के दोनों इनके हाथ से चले जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में यहां से आता है वो पानीपत के युद्ध को लेके पूछ लेता है और दूसरा क्या है? बक्सर के युद्ध को लेके पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसके बाद संधि कौन सी हुई थी? तो संधि की बात करें, इलाहाबाद की संधि हुई थी, यह याद रखना है। और बड़ा एग्जाम हो स्टेट पीएससी और यूपीएससी प्री का, तो उसमें यहां तक पूछ लेते हैं कि इस संधि के अनुसार क्या क्या शर्तें रखी गई थी। तो 50 लाख रुपए में इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र इनको दे दिया गया था। तो ये क्या है? सुजाउद्दौला के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी। ओके, यहां तक सभी साथियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध के बाद लगातार हम देखते हैं अवध की जो नींव है वो कमजोर होती चली जाती है और आगे आने वाले राजा इतना अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाते। और यही कारण है कि जब शाह वाजिद अली खां का समय आएगा तो शाह वाजिद अली खां के समय में क्या होगा? अवध पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका होगा और अंत में हम क्या देखेंगे? उन पे कुशासन का आरोप लगा के उनको क्या कर देंगे? गद्दी से हटा दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण घटना आगे रहने वाली है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं चौथे नवाब कौन बनते हैं। तो ये बनते हैं आशफ उदौला। कौन? आशफ उदौला। आशफ उदौला क्या बनते हैं? अगले नवाब बनते हैं 1775 से लेके 97 तक। 1775 से लेके 97 के बीच में इनका क्या रहा था? शासनकाल रहा था। ठीक है ना। इनके समय की बात करें तो जो बनारस का क्षेत्र है, बनारस का जो क्षेत्र है इस पे क्या है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। यह महत्वपूर्ण घटना इनके समय शासनकाल के अंदर देखने को मिलती है। एक क्या होता है? इनकी जो बेगम है, कौन है? इनकी जो बेगम है, इनके साथ वारेन हेस्टिंग, कौन है? हेस्टिंग्स क्या काम करते हैं? इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या मैं कहूं इनको अपमानित करते हैं। ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है? वारेस हेस्टिंग को बुला लिया जाता है वापस। कहां पे? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अंदर इन पे क्या चलाया जाता है? महाभियोग। क्या चलाया जाता है? महाभियोग। और यही महाभियोग भारत में राष्ट्रपति के केस में चलाया जाता है। देखिए, यहां तक देखा जाए तो एक नजर से यह लगता है कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं न्याय कर रहा है कि हेस्टिंग के ऊपर क्या करे? महाभियोग लगा रहा है, परंतु यह महाभियोग क्या रहता है? असफल रहता है। इनको किसी तरह की कोई इनके पद से नहीं हटाया जाता, किसी तरह की इनको कोई सजा नहीं दी जाती। यहां तक कहते हैं कुछ इतिहासकार कि वो हेस्टिंग को सही मान रहे थे कि उन्होंने अवध की रानी का अपमान किया। ओके, चलिए इसके अलावा क्या होता है? इन्होंने फैजाबाद, कौन सी? फैजाबाद की संधि की थी अंग्रेजों के साथ। तो फैजाबाद की संधि के बाद अवध का जो क्षेत्र था वो और ज्यादा घट गया था। इसके अलावा जो लखनऊ है, लखनऊ का जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या है? इमामबाड़ा, कौन है? इमामबाड़ा की स्थापना करते हैं या इसका निर्माण करवाते हैं। बिना खंबे या बिना पिलर वाले इमामबाड़े की स्थापना कौन करवाते हैं? तो याद रखना है
आशफ उदौला क्या करवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। ये क्वेश्चन भी अनेक एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहां से मुख्य रूप से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो लखनऊ का जो इमामबाड़ा है वो किसने बनवाया था, तो आशफ उदौला का नाम आएगा। और दूसरा यहां से क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आशफ उदौला की बेगम के साथ किसने दुर्व्यवहार किया था, तो हेस्टिंग ने किया था और इन पे महाभियोग लगाया गया था। और पॉलिटी की नजर से याद रखना है, राजनीति की नजर से याद रखना है कि भारतीय आजादी के बाद महाभियोग किस पे लगाया जाता है, राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं इनसे अगले नवाब की। इनके अगले जो नवाब है वो है शहादत अली खां। कौन है, शहादत अली खान सेकंड, द्वितीय। ठीक है ना, कौन है, शहादत अली खां द्वितीय। 1797 से लेके 1814 तक इनका शासनकाल रहे। कब, 1797 से लेके 1814 के बीच में इनका शासनकाल या ये गद्दे के ऊपर रहेंगे। इनके बारे में एक ही बात याद रखनी है कि इन्होंने 1801 में, कब, 1801 में वेलेंजली, लॉर्ड वेलेंजली के साथ सहायक संधि कर लेते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं। देखिए सहायक संधि से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं जब हम स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम की बात करते हैं। ओके, देखिए साथियों एक बात बता दूं कि 2019 के पेपर की बात करें एचपीएस की, तो उसके अंदर हम देखते हैं भी हरियाणा जी के कंटेंट ज्यादा रहेगा, ज्यादा नहीं रहते, सिर्फ 6-7 का ही क्वेश्चन का कंटेंट आता है। बहुत बड़ा जो एरिया रहता है वो रहता है इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा एरिया रहता है, इसलिए इनकी बारीकियों को जानना बड़ा जरूरी है। तो शहादत अली खां द्वितीय के बारे में याद रखेंगे तो एक ही बात याद रखनी है कि 1801 में वेलेंजली के साथ ये क्या करते हैं, सहायक संधि पे हस्ताक्षर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहायक संधि से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अनेक बार पूछा गया है कि अवध ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर कब किए, तो याद रखना है 1801 में क्या किए थे, वेलेंजली के साथ इन्होंने सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार क्या होता था सहायक संधि के अनुरूप कि अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी जो सेना होती थी, इस सेना को अपने राज्य में रखना अनिवार्य होता था और इसके रख रखाव का सारा खर्च कौन उठाएगा, नवाब उठाएगा। इसके अलावा इनका एक राजदूत नवाब के दरबार में रहेगा, जो जितनी भी वहां पे प्रशासनिक गतिविधियां होगी उनकी जानकारी वो अंग्रेजी साम्राज्य को देंगे। और सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी नवाब दूसरे राजा को न तो युद्ध में भाग ले सकता, न उसकी सहायता कर सकता और न ही किसी तरह के व्यापारिक समझौते कर सकता। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये एक ऐसी संधि थी जिसके अनुरूप कोई भी नवाब या राजा अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से खो देता था। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है शहादत अली खां के बारे में। सिर्फ एक प्रश्न की 1801 में इन्होंने क्या की थी, लॉर्ड वेलेंजली, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद जरूर रखना है कि लॉर्ड वेलेंजली के साथ इन्होंने क्या की थी, सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था। चलिए अगली बात करते हैं, छठे जो नवाब आपको नाम याद रखना है, गाजिउद्दीन, गाजिउद्दीन हैदर। इनका नाम याद रखना और डेट याद रख लेना। 1814 से लेके 27 तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। किसने, गाजिउद्दीन हैदर ने। और इनके बारे में कुछ याद मत रखना, अगर न भी याद रहे तो भी इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद जो रखना है वो अंतिम, देखिए एक प्रथम से ज्यादा प्रश्न आते हैं, एक अंतिम से ज्यादा आते हैं और एक जो बड़ी संधियां होती है उन संधियों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, अनेक जो जैसे पीछे एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर क्या था, अनेक सही मिलान पूछ रखे थे कि एक तरफ राजा दे रखे थे, एक तरफ संधियां दे रखी थी, इस तरह से प्रश्न आते हैं और सही मिलान करना पूछ लेता है। तो इसलिए इन संधियों को थोड़ा सा जरूर याद रखना है। तो चलिए अंतिम की बात करते हैं, वाजिद अली खां। कौन से, वाजिद अली खान, ये अंतिम नवाब है, इनके बारे में जरूर याद रखना है। 1747 से लेके 1856 तक इनका क्या रहेगा, राज रहेगा।
ये बात याद रखनी है। ये कैसे नवाब है? ये अंतिम नवाब है। कौन से हैं? अंतिम नवाब है। इसके बाद आपको अवध में कोई नवाब नहीं देखने को मिलेगा और अवध क्या है? अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। ओके, एक व्यक्ति का नाम जरूर याद रखना है, जेम्स आउटमैन। कौन है? जेम्स आउटमैन। इनका नाम थोड़ा सा जरूर याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एक रिपोर्ट दी थी। क्या दी थी? एक रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट की कहानी क्या थी कि जैसे साइक संधि पे हस्ताक्षर होते हैं, मैंने आपको बताया एक राजदूत क्या रहेगा? राजा के दरबार में रहेगा। तो इस वक्त कौन था? शाह वाजिद अली खान के समय में जेम्स आउटमैन थे। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कहा कहां इतनी सहायक संधियां और इनको झेलते फिरेंगे, क्यों ना ऐसा करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। और इस रिपोर्ट में ये क्या कहते हैं कि शाह वाजिद अली खान राज्य चलाने के काबिल नहीं है, या कहें ये राजपाट नहीं संभाल सकते। ठीक है ना? और इनके ऊपर इस बात का आरोप लगा दिया गया और आरोप लगाने के बाद इनको क्या है? इनको अपने पद से हटा दिया गया। ठीक है ना? इनको क्या कर दिया? इनके पद से हटा दिया गया। और अंत में क्या होता है? 1756 में अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बनता है। कौन? अवध। अवध क्या बन जाता है? अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन जाता है। और शाह वाजिद अली खान के बारे में एक बात बता दूं साथियों, इनके ऊपर जब अयोग्य होने का आरोप लगाया गया था तो वो इस आधार पे लगाया गया था कि शाह वाजिद अली खान एक कवि थे, एक लेखक थे। ये अक्सर अपने दरबार में जो इनके दरबारी होते थे, मंत्री होते थे, उनको कविताएं सुनाते रहते थे। ठीक है ना? इसके अलावा क्या है? अपने दरबार में अनेक चित्रकारों को बुलाते रहते थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो कला से इनको बड़ा प्रेम था। कला से क्या था? इनको बड़ा प्रेम था। ठीक है ना? और यही कारण है कि जेम्स आउटमैन के ऊपर अयोग्य होने का आरोप लगाया और कहा ये अपने दरबार में तो सारा दिन नाच गाना करते रहते, इन्हें राज्य की और प्रजा की कोई परवाह नहीं है, ये अब अपने राज्य को नहीं संभाल सकते और इनसे इनका राज्य छीन लिया जाए। और 1756 के बाद अंदर क्या होता है? अवध को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता है। तो ये था साथियों हमारा अवध का टॉपिक। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप चाहे कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम उठा के देख लो, इतने से बाहर एग्जाम क्वेश्चन कभी नहीं जाता। ठीक है ना? और इस बार भी जो आगे पेपर होना है लॉकडाउन के बाद, तो वो भी उम्मीद करते हैं इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है। तो साथियों हमने अब तक क्या है? अंग्रेजों की भारत में विस्तार की नीतियों को देख लिया। अब हम देखेंगे उनकी अलग अलग नीतियां आगे के लेक्चर में कि उनकी प्रेस को लेकर किस तरह की नीति रही थी, शिक्षा को लेकर किस तरह की नीति रही थी, उनकी धार्मिक नीतियां कैसी थी। ठीक है ना? इन चीजों के ऊपर जाएंगे और इनके गवर्नर जनरल के बारे में भी देखेंगे कि वो अलग अलग कौन सी पॉलिसी लेके आते हैं। और उसके बाद हम 1857 के रिवोल्ट को या भारत के पहले पर स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ने का काम करेंगे। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप तब तक लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। अगले लेक्चर में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।